बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 31, प्रेपरेशन फॉर द पीपीएससी लेक्चर मैथ्स। हमने अपना पिछला लेक्चर एंड किया था 30th लेक्चर, जिसमें हम कुछ लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को चेक कर रहे थे। कुछ मैंने आपको बताया था कि अगर फील्ड चेंज कर दी जाए वेक्टर स्पेस की, तो सेम वेक्टर्स की फील्ड चेंज करने से उनकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस जो है वो बदल जाती है। इसके बाद आज जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है बेसिस का। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट हम देख चुके हैं कि क्या होते हैं वेक्टर्स। आज हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या होती है। लेट V be a vector space, then a subset S of V is called a basis of V if S consists of linearly independent elements. अब कोई भी सेट ऑफ वेक्टर स्पेस के अंदर जो है उसकी बेसिस कहलाता है अगर वो सेट S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो। एंड दूसरी कंडीशन ये आपके सामने रखी हुई है। तो एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर स्पेस के अंदर एक ऐसा उसका सबसेट जो दो क्वालिटीज़ रखता है। एक क्वालिटी ये कि वो सेट जो है वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दूसरा वो सेट जो है आपके वेक्टर स्पेस को स्पैन भी कर रहा है, यानी कि उसके लीनियर स्पैन का आंसर जो है वो आपके पास वेक्टर स्पेस आता है। ये दो क्वालिटीज़ अगर किसी सबसेट में हो तो वो सबसेट जो है उस वेक्टर स्पेस की बेसिस बन जाती है। और फिर उस बेसिस के अंदर जितने वेक्टर्स रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास v1 v2 अप टू vn n वेक्टर्स रखे हुए हैं, और ये सेट जो है आपके वेक्टर स्पेस की बेसिस बन गया, तो इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद जो है इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाएगी। तो डायमेंशन का क्या मतलब होता है? डायमेंशन के लिए पहले बेसिस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर जो है वो आपके पास एक सेट जो है उसी का सबसेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है और उस वेक्टर स्पेस को स्पैन भी कर रहा होता है। तो ये दो क्वालिटीज़ रखने वाला सेट जो है उसकी बेसिस है, और इसी के एलिमेंट्स की तादाद उसकी डायमेंशन है। अब कुछ बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है R2 और इसकी फील्ड भी R है, यानी कि R2 ओवर R। ये जो स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस है इसकी बहुत सी, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करती चलूँ कि एक वेक्टर स्पेस की एक बेसिस नहीं होती है, एक से ज़्यादा बेसिस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एस सेट जो बेसिस बना है बी वेक्टर स्पेस की, इसके अलावा S1, इसके अलावा कोई और वेक्टर S2, कोई और सेट S2 और भी बेसिस हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि वही काम करे, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो और आपकी वेक्टर स्पेस को स्पैन भी करे। ये दोनों क्वालिटीज़ अगर जिस सेट में होंगी वो सेट जो है वो आपकी वेक्टर स्पेस की बेसिस बनेगा। तो बेसिस जो है किसी वेक्टर स्पेस की एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये बात याद रखें, लेकिन डायमेंशन सेम होती है। यानी कि अगर आपके पास 50 सेट हैं जो मुख्तलिफ सेट्स हैं जो कि इस वेक्टर स्पेस की बेसिस बन रहे हैं, तो हो सकता है, लेकिन सब सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद या वेक्टर्स की तादाद सेम होगी। अगर इस सेट का ऑर्डर जो है एस सेट में एलिमेंट्स की तादाद n है, तो फिर S1 में भी n होगी, S2 में भी n होगी, और बनने वाली आगे जितनी भी सेट्स बेसिस बनेंगे उन सब के अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी। बेसिस किसी भी वेक्टर की सेम रहती है, अलबत्ता उसकी डायमेंशन सेम रहती है, अलबत्ता बेसिस चेंज हो सकती है। ठीक है जी, ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। इसीलिए उसने यहाँ पे इस वेक्टर स्पेस की जो बेसिस ये आपको बताया कि ये सेट जो है एस, जिसके अंदर दो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 0 1 और 1 0, ये जो है वेक्टर स्पेस R² की बेसिस बनते हैं। अच्छा, ये एक बेसिस है, इसके अलावा भी और R² की और बहुत सी बेसिस हो सकती हैं, लेकिन ये बेसिस जो है ये स्टैंडर्ड बेसिस कहलाती हैं। इसी तरह से R3 की ये स्टैंडर्ड बेसिस है, इसी तरह से R4 की, इसी तरह से आप इसे एक्सपेंड करके आप Rn तक पहुंच सकते हैं। Rn की स्टैंडर्ड बेसिस अब आप देख लेंगे स्टैंडर्ड बेसिस हैं क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसी तरह से 1 0 0 1। इसके अलावा जैसे उसने आपसे कहा है कि ये जो है R3 की स्टैंडर्ड बेसिस है, लेकिन इसके अलावा ये सेट भी R3 की बेसिस बनता है। तो एक इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास किसी भी वेक्टर स्पेस की जो बेसिस है वो एक से ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, ये बेसिस जितनी भी लिखी हुई हैं वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड बेसिस है R2 की और R3 की। इसके अलावा नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास
इसी बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप ये कहते हैं कि एस जो है आपका एक सेट है जो कि बेसिस है वेक्टर स्पेस वी की। अब आप ये देखें कि एस अगर आपके पास एक बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस की, देन एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। अब इसमें आप ये देख सकते हैं अभी जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी सेट जो है आपकी वेक्टर स्पेस की बेसिस बनेगा। अगर आप अपनी वेक्टर स्पेस को इस सेट से स्पैन कर सकते हैं, तो कल हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लीनियर स्पैन कैसे बनता है किसी भी सेट का और उसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं। उसमें बेसिकली एस के ही एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस पड़े होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो वी वेक्टर है बेसिकली वो अगर बराबर है लीनियर स्पैन ऑफ एस के, तो इसका मतलब ये है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये थ्योरम एक्सप्लेन कर रहा है इस बात को, इस इक्वेशन को दूसरे लफ्ज़ों में आपका थ्योरम क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप कहते हैं कि v जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ एस के बराबर है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि आपका s जो है वो स्पैन कर रहा है, स्पैन्स v वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है, तो फिर इसका मतलब है कि वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट इस एस के एलिमेंट से स्पैन हो रहा है। ठीक है, ना सिर्फ ये कि पूरी वेक्टर स्पेस आपकी इससे स्पैन हो रही है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसका हर एलिमेंट इससे स्पैन हो रहा है। अब अगर हर एलिमेंट इससे स्पैन हो रहा है तो स्पैन का मतलब जैसे मैंने आपको कहा था लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना, तो इसका मतलब ये है कि इसका हर एलिमेंट जो है वो एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एस के अंदर एलिमेंट्स हैं v1, v2, v3 फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये जो है ये किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, ये बेसिस है। और आप क्या करते हैं, उस वेक्टर स्पेस के अंदर से कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट उठाते हैं, तो आप यहाँ ये क्लेम कर सकते हैं दिस v कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये कोई भी ऑर्बिट्री एलिमेंट है। ऑर्बिट्री एलिमेंट मीन कि ये एलिमेंट जो है वेक्टर स्पेस के तमाम एलिमेंट्स की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो यही बात उसने थ्योरम नंबर 16 में लिखी है। जब आप ये कहते हैं कि एस जो है स्पैन कर रहा है वेक्टर स्पेस को, तो उसका दूसरा मतलब ये होता है जो कि थ्योरम नंबर 16 में लिखा है। नेक्स्ट थ्योरम है स्टेटमेंट आपके पास थ्योरम नंबर 17। थ्योरम नंबर 17 आपको ये बता रहा है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे एक फाइनाइट सबसेट है किसी भी वेक्टर स्पेस v का, और वो v जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले कि वो वेक्टर स्पेस जो कि किसी फाइनाइट सबसेट से स्पैन होती है इस तरह से, उसको हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो आपकी ये वेक्टर स्पेस जो है ये फाइनाइट डायमेंशनल, यानी कि S जो कि फाइनाइट सबसेट इसके अंदर उससे स्पैन हो रही है। तो इसकी बेसिस के बारे में आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट में बता रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ S विच इज़ अ बेसिस ऑफ V, यानी कि खुद S जो है पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है। और अगर बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसी का सबसेट जो है इस वेक्टर स्पेस की बेसिस बनेगा। ठीक है, यानी कि आप जो है आपको कहीं और से आपको बेसिस तलाश करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, जब आपका वेक्टर स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है। और अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के केस में आपको वो सेट पता चल जाए जो कि स्पैन कर रहा है इस वेक्टर स्पेस को, आप उसी का कोई सबसेट तलाश करेंगे जो इसकी बेसिस है, यानी कि इसका कोई सबसेट जो कि इसको स्पैन भी करे v को और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन मैं कर दूँ, अगर ये सेट S जो है ये खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया तो फिर ये खुद ही बेसिस बन जाएगा। तो ये अपना सबसेट खुद है जो कि बेसिस बनता है। लेकिन अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर इसी का सबसेट जो है आप तलाश करेंगे। अगर इसका मतलब है अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसको हम लीनियरली डिपेंडेंट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। इसका कोई सबसेट ऐसा तलाश कर सकते हैं जिसके अंदर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। खैर, ये जब करेंगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास थ्योरम नंबर 18 है। थ्योरम नंबर 18 में
एनी टू बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये आपको यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की क्वालिटी बता रहा है कि अगर जैसे कि मैंने कहा कि एक वेक्टर स्पेस की एक से ज़्यादा बेसिस हो सकती हैं, तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के हवाले से ये बता रहा है कि अगर आपके पास उसकी एक से ज़्यादा बेसिस हैं तो उन सब में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होंगे, यानी कि उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी, यानी कि आपके वेक्टर स्पेस की डायमेंशन तो फिक्स ही रहती है, डायमेंशन चेंज नहीं होती, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट्स जो हैं वो डायमेंशन बनाते हैं। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में आपके पास जो है वो कोई से 2 या कोई से 3 या कोई से 4, यानी कि एक से ज़्यादा जो बेसिस होती हैं उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है। नेक्स्ट है जी आपके पास ये थ्योरम आपको बताता है कि अगर आपके पास किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो n का मतलब है कि उसकी बेसिस, अगर s जो है बेसिस है v की, देन s का जो ऑर्डर है वही डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन ऑफ v है। अब जो सेट आपका बेसिस बनता है वेक्टर स्पेस की, वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है, यानी कि उसके एलिमेंट्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में रिज़ल्ट है। अगर बेसिस किसी वेक्टर स्पेस की या किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल n है, इट्स मीन टू बी दिस कि इसकी बेसिस में n एलिमेंट्स मौजूद हैं या n वेक्टर्स मौजूद हैं, और वो n वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि ये बेसिस है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, आप जब किसी वेक्टर स्पेस के अंदर कुछ वेक्टर्स का कलेक्शन निकालते हैं और उनको चेक करते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो उन कलेक्शंस में जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकलते हैं उन कलेक्शंस में, उनमें जो मैक्सिमम तादाद है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकलने की वो n है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपकी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो है वो 50 है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसका मतलब ये है कि अगर s के अंदर वेक्टर्स जो हैं, अगर s इसकी बेसिस है तो इसके अंदर वेक्टर्स की तादाद जो है वो 50 है। इट्स मीन टू बी दिस कि आप वेक्टर स्पेस, आपकी जो ओरिजिनल वेक्टर स्पेस है v, वो है तो फाइनाइट डायमेंशनल, हो सकता है कि उसके अंदर जो है आपके पास 100 वेक्टर्स हो, ठीक है, 100 उसका ऑर्डर हो खुद उस सेट का। तो उसके जितने भी वेक्टर्स हैं, आप उसमें से जितने भी कलेक्शन निकालते हैं, फॉर एग्जांपल कभी मुख्तलिफ तादाद में कलेक्शंस निकालें वेक्टर्स का और उनको चेक करें कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, तो उसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट तादाद निकलेगी वेक्टर्स की वो मैक्सिमम 50 है। 50 से 51 जो है, अगर आप 51 वेक्टर्स का कलेक्शन उठाते हैं तो वो तादाद जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं निकलेगी, लीनियरली डिपेंडेंट निकलेगी। तो मैक्सिमम जो तादाद आपकी इंडिपेंडेंट निकल सकती है वो 50 है। हाँ, अलबत्ता 50 से लेस तादाद, इनके 49, 48, 47 वो भी इंडिपेंडेंट निकल सकती है, लेकिन मैक्सिमम वेक्टर्स जो 50 जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वो 50 उनकी तादाद होगी, 50 से ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ जो है ये वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से आप ये चीज़ निकाल सकते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के साथ की तादाद के साथ ये रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये देखिए, अभी जो बात मैंने आपको बताई है उस थ्योरम की स्टेटमेंट की फॉर्म में, वही बात यहाँ करोलरी 1 भी कह रहा है, यानी कि उस थ्योरम की ये रिज़ल्ट डिड्यूस हो सकता है कि अगर आपके पास किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो फिर n प्लस तादाद में अगर कुछ वेक्टर्स आप उठाते हैं v से तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। यही बात मैंने अभी आपको बताई है। और एक और करोलरी देखें, ये रिज़ल्ट सारे उसी सेट से, उसी थ्योरम से निकले जो अभी थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है। दूसरा जो रिज़ल्ट उस थ्योरम से निकलता है वो करोलरी 2 है। अगर आपके पास किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है और m तादाद के वेक्टर्स उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो याद रखिएगा कि m जो तादाद है ये लेस देन इक्वल्स टू m होगी, क्योंकि मैक्सिमम तादाद जो वेक्टर्स की लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो n है। n स्टैंड्स फॉर 50 फॉर एग्जांपल। अगर 50 तादाद के वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और अगर ये m तादाद भी क्लेम कर रही है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो ये m या तो मैक्सिमम 50 के बराबर होगा या 50 से लेस होगा, क्योंकि 50 या 50 से लेस तादाद के वेक्टर्स जो हैं वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो फिर यहाँ पे आपका ये m जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n होगा। तीसरा जो रिज़ल्ट उसी आपके पास थ्योरम से निकलता है वो करोलरी 3 की फॉर्म में है कि एक वेक्टर स्पेस के अंदर अगर आप ये कहते हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं n तादाद में हैं और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और m तादाद के वेक्टर्स जो हैं वो वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं,
तो आप बताएं कि n और m में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे मैं जोड़ूंगी उस एक पहले थ्योरम को, एक जो मैंने आपको थ्योरम अभी बताया था कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर आपके पास जब कोई सेट आपके वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा होता है तो उसी का सबसेट जो है, या अगर तो वो खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो वो आपके वेक्टर स्पेस की बेसिस बन जाएगा, और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर उसका कोई सबसेट जो है वो फिर उसकी आपके वेक्टर स्पेस की बेसिस बन जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स हुआ हुआ है। ये आप ये देखें, ये आपने कहा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और इसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि ये स्पैन कर रहा है आपके वेक्टर स्पेस को। तो ये सेट स्पैन तो कर रहा है वेक्टर स्पेस को, लेकिन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर इसी का कोई सबसेट जो है वो आपके वेक्टर स्पेस की बेसिस बन जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि इस सेट के बारे में लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में नहीं बताया हुआ कि ये सेट सिर्फ स्पैन कर रहा है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बताया। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है, इसका मतलब है कि अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर यही बेसिस है, ठीक है, और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो याद रखिएगा कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट जो होता है उसमें वेक्टर्स की तादाद इंडिपेंडेंट सेट से ग्रेटर ही होती है, तो फिर आपका जो n है वो लेसर देन इक्वल टू m होगा, ठीक है। एक और थ्योरम नंबर 20 की स्टेटमेंट देखें। आपके पास है कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे दो बातें हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर आपका कोई सबसेट है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में और वो वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है तो वेक्टर स्पेस की बेसिस इसी S का कोई सबसेट होगा, या ये S खुद होगा, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये S खुद ही उसकी बेसिस हो जाएगी, और अगर नहीं तो फिर इसका कोई सबसेट होगा। अब आप देखें कि आपके पास एक सेट है S, फॉर एग्जांपल इसके अंदर R एलिमेंट है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इस वेक्टर स्पेस के अंदर। अब ये नहीं बताया हुआ कि ये वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब फॉर एग्जांपल ये वेक्टर स्पेस को स्पैन नहीं कर रहा, तो याद रखिएगा कि इस केस में आप बेसिस तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसके अंदर एक क्वालिटी है, दूसरी क्वालिटी नहीं है, यानी कि ये सिर्फ इंडिपेंडेंट है, ये स्पैन नहीं कर रहा। अगर स्पैनिंग क्वालिटी इसके अंदर आ जाती है तो यही बेसिस बन जाता है, लेकिन अगर चूंकि ये स्पैन नहीं कर रहा तो फिर हम वेक्टर स्पेस की बेसिस तक कैसे पहुँचे। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आप किसी वेक्टर स्पेस के अंदर आपको कोई सबसेट ऐसा मिल जाता है जो सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसको स्पैन नहीं कर रहा, तो आप उसी सेट को एक्सटेंड करें। उसी सेट को एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि इसके अंदर वन बाय वन एक एक करके एलिमेंट आप डालते जाएं। आप जैसे इसके एलिमेंट्स की तादाद r है तो आप इस एक एलिमेंट और डाल दें तो इसके एलिमेंट्स की तादाद जो है वो r+1 हो जाएगी, और आप चेक करें कि एक एलिमेंट और डालने से इस सेट की लीनियरली इंडिपेंडेंट क्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, यानी कि ये डिपेंडेंट तो नहीं हो गया। तो आप अगर ये इंडिपेंडेंट ही रहता है तो ठीक है, और फिर चेक करें क्या ये स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को, नहीं करता। फिर आप इसमें एक वेक्टर और डाल दें, r+2 कर लें, और आप इसमें वेक्टर्स का एडिशन यानी कि इसको एक्सटेंड करते जाएं, का मतलब इसमें एक एक करके वेक्टर्स तब तक ऐड करते जाएं, इसको तब तक एक्सटेंड करें जब तक कि इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट क्वालिटी सेम रहती है। एक स्टेज आएगी जब ये लीनियरली सैचुरेटेड आपकी इसकी वो स्टेज होगी जिसमें ये लीनियरली इंडिपेंडेंस से डिपेंडेंस की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे उसने सोल्यूशन में आपको दिखाऊं, ये किया है, r वेक्टर्स थे, इसमें उसने मज़ीद n वेक्टर्स का एडिशन किया, और ये वेक्टर, ये जो नया सेट बना आपके पास S, ये अभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहा। यानी कि इतने वेक्टर्स का आपने एडिशन करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहे, ये ना हो कि डिपेंडेंट बन जाए। तो वो जो मैक्सिमम सैचुरेटेड स्टेज होगी वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो आप बनाएंगे वही मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है वो आप याद रखिएगा, वही इस आपके वेक्टर स्पेस की बेसिस बन जाएगा। तो अगर किसी वेक्टर स्पेस के अंदर आपको एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिले जो उसको स्पैन नहीं कर रहा, तो आप उसी को एक्सटेंड करके एक ख़ास स्टेज तक आप उस वेक्टर स्पेस की बेसिस तक पहुंच सकते हैं। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखिए जी, थ्योरम नंबर 21 है आपके पास। अगर आपके पास किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो है वो n है और S जो है एक सेट है इस वेक्टर स्पेस के अंदर,
अब आप देख रहे हैं कि इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद या इस सेट का ऑर्डर भी n है, वही n जो आपके वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है। और ये सेट के अंदर ये क्वालिटी है कि ये सेट आपके वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है। अब दूसरी क्वालिटी उसने नहीं यहाँ मेंशन की है, यानी कि आपकी ये सेट S आपके वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ये उसने नहीं बताया, लेकिन सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है। देखिए यहाँ से ये अंडरस्टूड है कि अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो वेक्टर स्पेस आपका जो है किसी ऐसे सेट से स्पैन भी हो रहा है, इसकी जो बेसिस है उसके अंदर n एलिमेंट्स होंगे, और n एलिमेंट्स जो पीछे से मैंने अभी आपको एक थ्योरम बताया, थ्योरम नंबर 19 हमने पढ़ा था, उसमें ये था कि n इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो एक वेक्टर, एक सेट ऑफ वेक्टर्स जो इसके साथ दिया हुआ है और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और वो आपके वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है, तो ये इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसके एलिमेंट्स की तादाद डायमेंशन के बराबर ही है, तो ये डेफिनेटली ये सेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि हम थ्योरम नंबर 19 पढ़ चुके हैं जो बताता है कि n डायमेंशन अगर n हो तो n जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होता है। तो ये वेक्टर्स आपको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि एस सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दी हो, ये स्पैन भी कर रहा है और डायमेंशन अगर पता चल जाए जो कि इसी के ऑर्डर के बराबर है, तो फिर आपको एस को दूसरी क्वालिटी एस के ऊपर चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। आप सीधी स्टेटमेंट दे देंगे कि एस यहाँ पे बेसिस बन जाता है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए 22। अब देखिए सेम वही थ्योरम है कि डायमेंशन उसने बता दी है n है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, पहले केस में था कि s जो है वो स्पैन कर रहा है v को, अब उसने देखिए एक s सेट लिया, उसके एलिमेंट्स की तादाद उतनी ही ली जितनी आपके वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है, और साथ में ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपका ये जो s सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसके अंदर दूसरी क्वालिटी की ये बेसिस है कि नहीं है। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली ये स्पैन भी कर रहा होगा, क्योंकि ये इसका ऑर्डर जो है वो डायमेंशन के बराबर है। दूसरी क्वालिटी की स्पैनिंग वाली आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, और आप सीधी स्टेटमेंट दे देंगे कि एस जो है वो बेसिस है। तो ये दो थ्योरम्स जो हैं इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई सबसेट किसी वेक्टर स्पेस के अंदर हो, उसके अंदर एक क्वालिटी लीनियरली इंडिपेंडेंट की या स्पैनिंग की आपको पता चल जाए और साथ में उसका ऑर्डर जो है वो डायमेंशन के बराबर हो, तो फिर ऑटोमेटिकली वो बेसिस बन जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, आपके पास थ्योरम नंबर 23 की स्टेटमेंट है। 23 स्टेटमेंट थ्योरम आपको क्या कह रहा है कि दो अगर आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं, एक v1 है और एक आपके पास v2 है, वो दोनों आइसोमॉर्फिक होंगी इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम डायमेंशंस। अगर दो वेक्टर स्पेसेस की डायमेंशन सेम हो जाए तो फिर वो दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होती हैं। ठीक है जी, ये रिज़ल्ट भी याद रखें। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम 14 हमारे सामने। प्रॉब्लम 14 का रिज़ल्ट भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है कि आपके पास अगर S एक वेक्टर है, सेट ऑफ वेक्टर्स है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इस वेक्टर स्पेस में, आप वेक्टर स्पेस में से एक और वेक्टर उठाते हैं स्मॉल v, और इस स्मॉल v का इस S के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसने लिखा हुआ है कि v जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन ऑफ S। लीनियर स्पैन ऑफ S, आप जानते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ S जो है वो S को भी कंटेन करेगा। अगर लीनियर स्पैन से इस एलिमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर इसका कोई ताल्लुक S से भी नहीं है, यानी कि ना ये S से है और ना ही S के लीनियर स्पैन से है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये टोटली एक डिफरेंट किस्म का उसने एक एलिमेंट उठाया वेक्टर स्पेस में से जो S से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता। एक डिफरेंट एलिमेंट S के एलिमेंट से उसने उठाया। अब ये जो एलिमेंट है अगर आप S में ऐड कर दें इसको, यानी कि S को कंबाइन कर दें इस एलिमेंट के साथ, तो फिर आपके पास बनने वाला जो नया सेट है उसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप T कह दें, तो S यूनियन V से जो आपका एक नया सेट बनता है, याद रखें कि वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। यानी कि इससे आपके अगर S ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसके अंदर एक ऐसे वेक्टर का एडिशन कर दिया जाए जो वेक्टर उससे बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, ना ही उस सेट से स्पैन होता है, ना ही उसके अंदर से है, कोई बहुत ही डिफरेंट एलिमेंट आप उठाएं वेक्टर स्पेस से और उस सेट में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में ऐड कर दें, तो वो सेट की लीनियरली इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था तो अब भी एक एलिमेंट ऐड करने से लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। इसी तरह से आप यहाँ तो उसने एक एलिमेंट ऐड करके दिखाया हुआ है, आप एक से ज़्यादा एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। और यही काम जो पीछे मैंने आपसे अभी पिछले थ्योरम में इसी तरह की बात आपको डिस्कस हुई है कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस के अंदर कोई एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो
और वो स्पैन ना करो वेक्टर स्पेस को, दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म द बेसिस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उस सेट के अंदर आप एक एक करके वेक्टर्स का एडिशन करते जाएं और वेक्टर्स का एडिशन करें यहाँ तक कि वो वेक्टर्स वो सेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहे, उसकी लीनियरली इंडिपेंडेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये जो आपको ये प्रॉब्लम है, ये एक दो इन्फॉर्मेशंस देती है। एक तो ये कि ये पॉसिबल है कि हम किसी वेक्टर के किसी सेट के अंदर ऐसे वेक्टर्स ऐड करें और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बाद में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है इस हवाले से कि कैसे वेक्टर्स को ऐड करना चाहिए। वो वेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो ना तो उस सेट से ताल्लुक़ हो और ना ही उसके लीनियर स्पैन से कोई ताल्लुक़ हो। डिफरेंट एलिमेंट को उठाएँ और उस सेट में डालें तो उसकी इंडिपेंडेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और रिज़ल्ट जो है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 16 की फॉर्म में है। इससे पहले भी मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ कि अगर आपके वेक्टर्स जो हैं वेक्टर स्पेस के अंदर कुछ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उनमें से किसी एक वेक्टर को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जैसे कल के लेक्चर में एक चीज़ डिस्कस हुई थी, आपके पास एक वेक्टर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है, दूसरा वेक्टर जो है आपके पास v2 जो है वो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है और v3 जो है आपके पास 1 है। तो मैंने 1 को v1 और v2 यानी कि v3 को v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाया था। यानी कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करें, उनके साथ जो कॉफिशेंट्स हैं इनके स्केलर्स 1 1 रखें, यानी कि 1 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2 1 इंटू v2 इक्वल्स टू करें तो आपके पास v3 आता है। v3 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 एंड v2। तो ये आपका था कि जब आपके वेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं तो उस केस में आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरह से अपनी तरतीब चेंज कर दूँ कि v1 जो है वो आपके पास 1 है, v2 जो है वो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है और v3 जो है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है। तो देखें आप अब भी v1 को v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले वाले को बाद वाले के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा या बाद वालों को पहले वाले के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता एक तो ये स्टेटमेंट है कि डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि एनी वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। और दूसरा ये जो थ्योरम है यहाँ आपको थोड़ा सा बाउंड कर रहा है। बाउंड ये कह रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 और vk तक वेक्टर्स हैं, तो आप जो वेक्टर्स हैं उनको प्रोसीडिंग, अगर फॉर एग्जांपल vk को कुछ अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, vk को आप चाहते हैं बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना, तो प्रोसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। प्रोसीडिंग वेक्टर का मतलब है वो वेक्टर्स जो इससे तादाद में पहले आते हैं। यानी कि यहाँ पे वो थोड़ी सी तरतीब लगा रहा है कि वेक्टर स्पेस अगर आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट हो इफ़ एंड ओनली इफ़ vk इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 और v3 अप टू vk-1। यहाँ देखिए तरतीब से कह रहा है। यानी कि जैसे मैं रफली स्पीकिंग मैंने अभी आपसे कहा था कि v1 का मतलब 1 है, v1 को मैं v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था। तो ऐसे नहीं, आपने तरतीब से करना है कि v3 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स विच आर प्रोसीडिंग इट, यानी कि वो वेक्टर्स जो इससे पहले आ रहे हैं तरतीब से। तो आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं अपने वेक्टर्स की, उन्हें तरतीब दे सकते हैं। जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है उसको बाद में रखें और जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है उनको पहले रख लें। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको थोड़ी सी तरतीब बता रही है। अदरवाइज़ आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, पहले वाले वेक्टर्स बाद के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखे जा सकते हैं और बाद वाले जो हो पहले वालों के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको तरतीब का ख्याल रखा जा रहा है। नेक्स्ट जो है आपके पास थ्योरम नंबर 24। थ्योरम नंबर 24 आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर आपके पास V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और W उसकी कोई सब स्पेस है, तो सब स्पेस की डायमेंशन जो है वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के से इन जनरल जो है सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से लेस देन इक्वली होती है। ज़्यादा सुपर स्पेस की डायमेंशन ग्रेटर होगी और लेस होगी उसकी सब स्पेस की डायमेंशन, और मैक्सिमम सब स्पेस की जो है सुपर स्पेस के बराबर हो सकती है। और आगे मज़ीद वो बताता है कि अगर सुपर स्पेस और सब स्पेस की डायमेंशन बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों वेक्टर स्पेसेस आपस में बराबर हैं। ये रिज़ल्ट बस याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी आपको कोशेंट स्पेस के बारे में थ्योरम नंबर 25 बता रहा है कि अगर आपके पास V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है
और W उसकी सब स्पेस है, तो आप उसकी जब कोशेंट स्पेस बनाते हैं तो कोशेंट स्पेस की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सुपर स्पेस की डायमेंशन में से उस सब स्पेस की डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास कोशेंट स्पेस की डायमेंशन आ जाएगी। नेक्स्ट है जी आपके पास डायमेंशन ऑफ A प्लस बी। अगर आपके पास A और B कोई सी दो सब स्पेसिस हैं किसी वेक्टर स्पेस A की, और आप उनको सम करके उनका एक नई सब स्पेस बनाते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सम ऑफ टू सब स्पेसिस इज अगेन ए सब स्पेस। तो डायमेंशन A प्लस बी जो है आपके पास एक नई सब स्पेस है। तो इस नई सब स्पेस की जब आप डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि डायमेंशन ऑफ A प्लस डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B से भी आपके पास जो नई सब स्पेस बनती है उसकी डायमेंशन में को सब्ट्रैक्ट कर दें A और B की डायमेंशन को ऐड करके। तो ये फार्मूला जो है ये आप याद रखिएगा। अगर आपके पास इसी फार्मूले में A इंटरसेक्शन B में सिर्फ ज़ीरो आए, यानी कि A इंटरसेक्शन B की डायमेंशन जो है अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर आपके पास यहाँ से ये इग्नोर हो जाएगा और डायमेंशन ऑफ A प्लस बी डायमेंशन ऑफ A प्लस डायमेंशन ऑफ B के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए जी डायरेक्ट सम का आपके पास है। आप जानते हैं कि A प्लस B ये डायरेक्ट सम ऐसे लिखा जाता है। अगर आपकी सुपर स्पेस V है और A और B इसकी दो सब स्पेसिस हैं तो इनका डायरेक्ट सम जो है वो बेसिकली इस तरह से लिखा जाता है कि A और B का जो आप डायरेक्ट सम करते हैं वो ये चीज़ है। तो डायरेक्ट सम की अगर आपको डेफिनेशन याद है तो डायरेक्ट सम में क्या था? डायरेक्ट सम आप तब फाइंड करते हैं यानी कि आपकी वेक्टर स्पेस जो है वो बराबर होती है उसकी दो सब स्पेसिस के डायरेक्ट सम के, अगर A इंटरसेक्शन B यानी कि उन दो सब स्पेसिस के इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो आए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जो है अगेन सब स्पेसिस की इंटरसेक्शन अगेन सब स्पेस होती है। अच्छा, इस ऐसी सब स्पेस या ऐसी वेक्टर स्पेस जिसमें सिर्फ ज़ीरो होता है यानी कि ट्रिवियल वेक्टर स्पेस, इसकी डायमेंशन क्या होती है? तो आप याद रखिएगा कि एक ऐसी वेक्टर स्पेस जिसमें सिर्फ ज़ीरो होता है, सिंगल्टन एलिमेंट ज़ीरो होता है यानी कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसकी जो बेसिस सेट, इसकी सबसे पहले बेसिस को डिस्कस करते हैं। बेसिस कौन सा सेट बनता है? इसकी बेसिस जो सेट बनता है वो 5 सेट है। याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे। ये आपको बीएससी के मैथमेटिकल मेथड में इसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ ज़ीरो होता है ये वेक्टर स्पेस होता है और इसकी जो बेसिस है वो सेट 5 सेट इसकी बेसिस होता है, और इसकी जो डायमेंशन फिर बनेगी, क्योंकि 5 सेट मीन कोई एलिमेंट नहीं होता तो फिर डायमेंशन ऑटोमेटिकली ज़ीरो बनेगी। तो एक ऐसी वेक्टर स्पेस जिसके अंदर सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट होता है उसकी डायमेंशन भी ज़ीरो होती है। ठीक है, तो इस केस में जब आपके पास कोई वेक्टर स्पेस जो है A और B का डायरेक्ट सम है तो डायरेक्ट सम का जब आप डायमेंशन लेते हैं तो क्या लेते हैं? डायमेंशन ऑफ A प्लस डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B। और इस केस में आपको पता है कि डायरेक्ट सम बनता ही तब है जब A इंटरसेक्शन B आपके पास ज़ीरो, तो A इंटरसेक्शन B की डायमेंशन की जगह आप लिख देंगे ज़ीरो। तो डायरेक्ट सम के केस में वो जो पिछला फार्मूला है ये आपके पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, डायरेक्ट सम के केस में ये वाली टर्म जो है आपकी लास्ट वाली इंटरसेक्शन वाली ख़त्म हो जाती है। आज का हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे वेक्टर स्पेस का ख़त्म हुआ। वेक्टर स्पेस का तमाम टॉपिक्स जो हैं मैंने कवर करा दिए हैं। आप इसको अगर आप बीएससी मैथमेटिकल मेथड से इसको रिवाइज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। ये जो बुक मैंने आपको करवा रही हूँ ये मैं विजय खन्ना की बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, यहाँ से मैंने आपको रिवाइज़ कराया तमाम का तमाम वेक्टर स्पेस। अब आप चाहे वहाँ से कर लें चाहे यहाँ से कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप वहाँ से भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, कुछ अगर आप देख लें बीच में मिसिंग हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाए। तो आप यहाँ पे वेक्टर स्पेस का टॉपिक जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।